प्रिय छात्राओं, मैं मधु भारद्वाज, एसोसिएट प्रोफेसर हिंदी, जीडी महिला महाविद्यालय अलवर, आपकी क्लास एमए उत्तरार्ध में द्वितीय प्रश्न पत्र आधुनिक काव्य में आज का हमारा व्याख्यान का विषय प्रयोगवाद की पृष्ठभूमि एवं प्रवृत्तियाँ। प्रयोगवादी कविता का जन्म प्रगतिवाद की तरह छायावाद की अतीन्द्रियता और वायवीय सौंदर्य चेतना के विरोध में प्रतिक्रिया स्वरूप हुआ। एक दूसरे प्रकार की प्रतिक्रिया भी प्रयोगवाद के मूल में काम करती दिखाई देती है। छायावाद के स्वाभाविक अंत के पश्चात वे कवि जो मार्क्स के द्वंद्वात्मक भौतिकवाद तथा सामाजिक जनवाद में विश्वास नहीं करते थे और जिन्हें प्रगतिवादी जामा पहनने से भी विशेष परहेज था, उन्होंने प्रतिक्रिया स्वरूप अपने लिए निराला कविता मार्ग खोजने का प्रयास किया जो उनकी विशिष्ट भावनाओं को अभिव्यक्ति दे सके। इस दृष्टि से वे अपने लिए जिस वाद को स्थापित कर सके उसे ही प्रयोगवाद कहा गया। छिटपुट कविताओं से अलग संगठित प्रयोग के रूप में अज्ञेय द्वारा संपादित प्रयोगवादी कविताओं का प्रथम संग्रह 1943 में तार सप्तक के नाम से प्रकाशित हुआ। इसी कड़ी में 1951 में दूसरा तार सप्तक तथा 1959 यानी 1959 में तीसरा तार सप्तक पाठकों के सामने आया। प्रथम तार सप्तक के कवि अज्ञेय, मुक्तिबोध, नेमीचंद्र जैन, प्रभाकर माचवे, भारत भूषण अग्रवाल, गिरजा कुमार माथुर तथा रामविलास शर्मा थे, तो दूसरे तार सप्तक में भवानी प्रसाद मिश्र, शकुंतला माथुर, हरिनारायण व्यास, शमशेर बहादुर सिंह, नरेश मेहता, रघुवीर सहाय और धर्मवीर भारती की रचनाओं को सम्मिलित किया गया। प्रयोगवादी कवि टी.एस. इलियट के अति यथार्थवाद से प्रभावित थे और प्रगतिवादी खेमे से अलग अपना अस्तित्व बनाए रखने के लिए आग्रहपूर्वक अपने लिए एक नए माध्यम की खोज कर रहे थे। प्रगतिवाद अहम को महत्व नहीं देता, वह व्यष्टि को नहीं वरन समष्टि को महत्वपूर्ण समझता है। इस प्रकृति के प्रतिक्रिया स्वरूप प्रयोगवादी कवियों ने व्यक्तिवादी प्रवृत्तियों को प्रमुखता दी। इसके लिए इन लोगों ने यूरोप के किरकेगार्ड, नीत्शे, सार्त्र आदि अस्तित्ववादी कवियों से प्रभाव ग्रहण किया। प्रयोगवादी कवि नए प्रयोग और नवीन के लिए नवीन सृष्टि में विश्वास करता है। वह साधारणीकरण और समाज कल्याण की भावनाओं को भी अस्वीकार करता है। उपर्युक्त कवियों के अतिरिक्त सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, नलिन विलोचन शर्मा और जगदीश गुप्त आदि कवियों के नाम भी नए प्रयोगवादी कवियों में इन नामों को भी विशेष ख्याति मिली। यह कविता पूर्णतया मुक्तक में लिखी गई। इस कारण विभिन्न कवियों के गीत संकलन ही प्रकाशित हुए। तीसरा सप्तक में प्रयाग नारायण त्रिपाठी, कीर्ति चौधरी, मदन वात्स्यायन, केदारनाथ सिंह, कुंवर नारायण, विजय देव नारायण शाही, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की काव्य रचनाएं संकलित की गईं। प्रयोगवादी कविता की प्रवृत्ति में हम निम्न शीर्षकों में विचार करेंगे। क्योंकि प्रयोगवादी कविता का मूल स्वर निषेध का है, वह परंपरागत काव्य मूल्यों का भी निषेध करती है। इसी कारण अति बौद्धिकता से उसमें दुरूहता आ गई है। नैराश्य भाव, अनास्था, संशय का भाव, लघुता एवं क्षण की महत्ता जैसे सी विशेषताएं उसमें देखने को मिलती हैं। सबसे पहली विशेषता के रूप में हम देख रहे हैं कि उसकी पहली प्रवृत्ति है घोर वैयक्तिकता। प्रयोगवादी कवि अहम के भाव से जकड़ा हुआ है। इस वाद का जन्म ही छायावाद के प्रतिक्रिया स्वरूप ही नहीं वरन प्रगतिवादी जनवादिता के विरोध स्वरूप भी हुआ है। प्रयोगवादी कवि समष्टि की तुलना में व्यष्टि को महत्व देता है। वह आत्मविज्ञापन का घोर समर्थक है। भारत भूषण अग्रवाल की निम्न पंक्तियों में उनके आत्मविज्ञापन को तो जरा देखिए। साधारण नगर के साधारण घर में मेरा जन्म हुआ, बचपन बीता अति साधारण,
तब मैं एकाग्र मन जुट गया ग्रंथों में, मुझे परीक्षा में विलक्षण श्रेय मिला। दूसरी प्रवृत्ति है अति यथार्थवाद और भदेश के प्रति आग्रह। यूरोप में रोमांटिक कविता के विरोध स्वरूप ही टी.एस. इलियट के नेतृत्व में अति यथार्थवाद का जन्म हुआ। अतः हिंदी के प्रयोगवादी कवियों ने उन्हीं के अति यथार्थवाद से प्रेरणा ग्रहण की। इस प्रवृत्ति को घोर यथार्थवाद, नग्न यथार्थवाद नाम भी दिया गया। इन कवियों ने अपनी अस्वस्थ सौंदर्य चेतना और विकृत रुचि के कारण कुरूप, असुंदर तथा भदेश का चित्रण भी रुचि और आग्रह के साथ किया। प्रथम तार सप्तक में संकलित अज्ञेय की कविता की इन पंक्तियों को वानगी स्वरूप देखा जा सकता है। निकटतर धंसती हुई छत, आड़ में निर्वेद, मूत्र सिंचित मृत्तिका के वृत्त में, तीन टांगों पर खड़ा नतग्रीव धैर्यधन गधा। इसी प्रसंग में राजकिशोर की इन पंक्तियों पर भी दृष्टिपात कर लीजिए। लगता है कहीं और, ठोर नहीं, आज का मनुष्य गर्भ से धक्के देकर निकाला हुआ ऋषिपुत्र। हमारी तीसरी प्रवृत्ति है बौद्धिक शुष्कता। प्रयोगवाद में भावुकता के स्थान पर घोर बौद्धिक शुष्कता के प्रति आग्रह है। यहाँ रागात्मकता के स्थान पर विचारात्मकता अधिक है। भाव यदि हैं भी तो बिंब रूप मात्र हैं, वह भी रसोद्रेक में पूर्णतः असफल। ये बौद्धिक वर्णन मस्तिष्क में कोई बिंब उकेरने में सफल नहीं हो पाते हैं। इस प्रकार उनकी बौद्धिक अभिव्यक्ति सदा अधकचरी रह जाती है और वह पाठक के मन में एक आतंक उत्पन्न करने के अतिरिक्त कुछ कर ही नहीं पाती। राजेंद्र किशोर की निम्न पंक्तियां हमारे मंतव्य को और अधिक स्पष्ट कर पाएंगी। आत्मा को न मानूं, तुम्हें न पहचानूं, तुम्हारी त्वदीयता को स्थिर शून्य में उछाल दूं, तभी, हाँ शायद तभी। इसके पश्चात इन प्रवृत्तियों में है वैचित्र्य प्रदर्शन। प्रयोगवादी कवियों का रुझान वैचित्र्य प्रदर्शन, विलक्षणता, विस्मय, नवीनता के प्रति अधिक रहा है। हमें यह कहना पड़ेगा कि उनकी यह प्रवृत्ति कहीं कहीं तो हास्य की सीमा को ही छू जाती है। यथा, अगर कहीं मैं तोता होता तो क्या होता, तो क्या होता, तोता होता। अगली प्रवृत्ति है निराशावाद या निराशावादिता, लघुता एवं क्षण का महत्व। प्रयोगवादी कवि त्रिशंकु की भांति बीच में लटका हुआ सा हमें दिखाई देता है। उसे ना तो अतीत से प्रेरणा मिलती है, ना भविष्य में उसे कोई शुभ संदेश दिखाई देता है। उनकी दृष्टि मात्र वर्तमान के क्षण तक संकुचित और सीमित है। अतः उसका क्षणवादी, निराशावादी, भोगवादी, विनाशात्मक प्रवृत्तियों में लीन रहना स्वाभाविक ही है। मुद्रा राक्षस की ये पंक्तियां हमारे दृष्टिकोण को अधिक स्पष्ट कर सकेंगी। आओ हम उस अतीत को भूलें और आज की अपनी रग रग के अंतर को छू लें इसी क्षण, क्योंकि कल वे नहीं रहे और कल हम भी नहीं रहेंगे। इसके पश्चात है प्रयोगवादी विशेषताओं में व्यंग्य एवं कटुक्तियाँ। प्रयोगवादी कवि आधुनिक जीवन की विडंबना पर भी कटाक्ष करते पाए जाते हैं, परंतु यह कहना ही होगा कि व्यंग्य के लिए जिस मानसिक संतुलन की अपेक्षा होती है उसका इन कवियों में अभाव ही दृष्टिगोचर होता है। उनकी ऐसी युक्तियाँ सफल एवं सुधारक व्यंग्य के स्थान पर सर्वथा प्रभाव शून्य कटुक्तियाँ बनकर रह गई हैं। अज्ञेय की ये पंक्तियाँ भी देखी जा सकती हैं। सांप, तुम सभ्य तो हुए नहीं, न होंगे, नगर में बसना भी तुम्हें नहीं आया, फिर कैसे सीखा डसना, विष कहाँ पाया। ये थी प्रयोगवादी कविता की विशेषताएं या प्रवृत्तियाँ। अब हम शिल्पगत यानी शैलीगत विशेषताओं पर भी दृष्टिपात कर लेते हैं। प्रयोगवादी कवियों की यह धारणा रही है किसी भी नए विषय को पुराने शिल्प में व्यक्त नहीं किया जा सकता, अतः वे नूतन से नूतन प्रयोगों को, नए बिंबों को, प्रतीकों को, उपमानों, छंदों, शब्दावली का प्रयोग करते हैं।
इसीलिए अतिवादिता के चलते उनके शिल्प और शैली में अनेक दोष हैं। भाषा और शैली का कचरापन सर्वत्र झलकता है। यह कहना भी अतिशयोक्ति नहीं होगी कि काव्य शास्त्रों में काव्य दोषों के जितने भी भेद बताए गए हैं, गिनाए गए हैं, उनसे कहीं अधिक दोष प्रयोगवादी कविता में और कवियों में देखे जा सकते हैं। ये थी हमारी प्रयोगवादी कविता की विशिष्टताएं, प्रवृत्तियां। अब हम छायावादी नहीं, प्रयोगवादी। अब हम प्रयोगवादी कविता की उपलब्धियों और अभाव पर भी एक नज़र डालते हैं। प्रयोगवादी कविता के 20 वर्ष की व्याप्ति के इतिहास पर दृष्टिपात करने पर यही निष्कर्ष निकलता है कि यह कविता कभी प्रयोग काल से आगे नहीं बढ़ पाई। अज्ञेय ने प्रथम तार सप्तक की भूमिका में ही यह आग्रह कर दिया था। इस कविता के कवि कविता के क्षेत्र में नए प्रयोग कर रहे हैं, वे नई राहों के अन्वेषी हैं। अभी उनसे किसी ठोस उपलब्धि की आशा नहीं करनी चाहिए, परंतु 20 वर्ष पश्चात भी उसमें वही स्थिति रही। हाँ, इतना हम अवश्य कह सकते हैं कि आधुनिकता में ये कवि यूरोप की किसी विचारधारा से पीछे नहीं है, पर इस कविता का ये दुर्भाग्य रहा कि हिंदी में ऐसे पाठक उत्पन्न ही नहीं हुए जो इस काव्य का रसास्वादन ले सकें। प्रयोगवादी प्रायः यह भी कहते रहे कि उनके काव्य को समझने और न्याय करने के लिए आधुनिक बोध और जिस युग बोध की आवश्यकता है, जिस युग बोध की आवश्यकता है, वह युग बोध है क्या? इन कवियों को यह कहाँ से प्राप्त हुआ? भारत की शेष जनता इससे वंचित क्यों रह गई? यह कोई नहीं समझ पाया। इस संबंध में शिवदान सिंह चौहान का मत ही हमें सटीक प्रतीत होता है। प्रयोगवादी कवि अभिजात वर्ग के उन अल्पसंख्यक पाठकों तक ही अपनी कविता को प्रेषित करते हैं जो एक ओर अपने उपजीवी और निठल्ले जीवन के कारण उच्छृंखल और दायित्वहीन है, तो दूसरी ओर वर्तमान पूंजीवादी समाज के अंतस ह्रास की आशंका से स्वतंत्र और उद्भ्रांत भी है। निष्कर्ष रूप में कहा जा सकता है, प्रयोगवाद में समाज के किसी भी वर्ग के लिए मंगल कामना नहीं थी। इस कारण यह समाज के किसी भी वर्ग को आकृष्ट या आश्वस्त नहीं कर पाया। शिव पक्ष तो पूर्णतः बहिष्कृत होने के कारण यह काव्य की स्वाभाविक धारा से भी विच्छिन्न ही रहा, अंततः अवरुद्ध हो गया। इति।